यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी सिर्फ काट रहे हैं। यानी कि देखिए, ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी काटना 2 चीज़ें होती हैं। लोग जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। कैसे? उनका एक टारगेट होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये काम करना है, ठीक है? तो उनका एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी कठिनाई आती है, उनका वो डटकर सामना भी करते हैं। तो वो ज़िंदगी असल मायने में जीते हैं जिनकी ज़िंदगी का वो कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, बस वो दाल चावल रोटी सब्जी खा के ज़िंदगी काट रहे हैं। तो लक्ष्य विहीन मत बनिए, ज़िंदगी का एक लक्ष्य फिक्स कीजिए और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है अपना जो मेन टारगेट है उसको बनाए रखिए, ठीक है? उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए जो है तन मन धन और लगन से जो है काम कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 सितंबर के करंट अफेयर और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितनी भी स्पेशल फैक्ट है उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, गुड न्यूज़ आपको देनी है। देखिए, कल अभी उत्तर प्रदेश में 2016 की सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का जो है एग्ज़ाम हुआ था और कल के पेपर में पूरा का पूरा करंट अफेयर जनवरी से लगाए अब तक का जितना भी करंट अफेयर था जुलाई तक का, ठीक है, जुलाई अगस्त तक का। तो जुलाई तक का करंट अफेयर उसमें पूछा गया था और 2019 के कुछ करंट अफेयर के सारांश थे। तो देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2019 का जो वार्षिकांक वाला पीडीएफ है उसको पढ़ा था और साथ में जो है जुलाई अगस्त तक के उन्होंने पीडीएफ मंथली करंट अफेयर पढ़ लिए थे। तो उन सबको ये पढ़ने के बाद गए थे और टोटल उनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब सबका किसी का 160 प्लस जा रहा है। मतलब देखिए, टोटल क्या था, 140 प्रश्न आए थे जीएस और करंट अफेयर के मिक्स करके, 2-4 रीजनिंग और मैथ वैथ मिला के। मतलब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम थे उसमें। तो 140 प्रश्न आपके आए थे पेपर वन में और 60 प्रश्न थे हिंदी वाले में। तो हिंदी का पेपर भी काफ़ी इजी रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 55 प्लस हमारा जो है सर सही हुआ है। तो मुझे लगता है कि कम से कम 160 तक इसकी मेरिट जा सकती है समीक्षा अधिकारी की। और पेपर में देखिए, करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। तो देखिए, जितने भी करंट अफेयर मैंने अब तक पढ़ाए हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए। जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है उसको देखते रहिए। जनवरी से लगाए अब तक सितंबर तक देखिए, जितना भी मतलब मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 पार्ट 2 वाला वीडियो है सब देख डालिए। आगामी आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं सब आराम से निकल जाएंगी। साथ में 2019 का जो मैंने वार्षिकांक बनाया था टॉप 1500 करंट अफेयर का, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मंथली करंट अफेयर वाला जो आपका प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो उनको आप रिवाइज करते रहिए। देखिए, पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी होना चाहिए, क्योंकि हमने 6 महीने पहले क्या पढ़ा था वो हमें याद होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, ठीक है? कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में, इसलिए जो है रिवीजन करते रहिए। तो आज से एक नियम बनाइए, आप आज का तो वीडियो देखते ही हैं, शाम को या फिर उसके 1-2 घंटे अंतराल के बाद थोड़ा सा खा पी के नाश्ता पानी करके फिर से बैठिए और जो पुराने करंट अफेयर हैं 5-6 महीने पहले के उनको रिवाइज करते रहिए। और डेली बना लीजिए नियम कि आज मैंने मतलब मुझे जो है जनवरी का 1 जनवरी का रिवाइज करना है, फिर कल 2 जनवरी का, फिर ऐसे करते करते रेगुलरिटी बनाइए कि डेली एक एक दिन का करंट अफेयर रिवाइज करते रहिए। और साथ में एक चीज़ और है, अगर मंथली करंट अफेयर का आप वीडियो देख लेते हैं तो उसमें तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जो पीडीएफ है वो तो और भी जानदार चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ परचेज किया था, तो देखिए मात्र 150 या 200 रुपये खर्च करके उन्होंने एक इतने बड़े एग्जाम को समझ लीजिए लगभग क्रैक करने के लोग करीब हैं। तो अगर 200 रुपये में आप समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप दिल्ली और इलाहाबाद अगर जाते हैं वहाँ पे कोचिंग करने, तो आपको जो है कम से कम मान के चलिए पीसीएस वगैरह की फ़ीस तो इलाहाबाद में तो कम है, 20 से 25 हज़ार रुपये में स्टार्टिंग है शायद वहाँ पे। दिल्ली वगैरह में तो 50 हज़ार 1 लाख रुपये के नीचे तो कोई बात ही नहीं करने वाला है। तो दिल्ली की फ़ीस काफ़ी महंगी है, वहाँ पे रहना सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अवली के सभी उत्तरों में। देखिए, कल क्वेश्चन अवली का पहला प्रश्न था कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी कि विश्व जल निगरानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, तिथि आपकी है 18 सितंबर। और देखिए, दूसरा था कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, ये तिथि आपकी है 18 सितंबर। और तीसरा था कि वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो 18 सितंबर को ये 3 प्रमुख दिवस आपको मनाए थे, क्रम से मैंने बता दिए हैं।
और चौथा था कि ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए इस रैंकिंग में पहले स्थान पर मिजोरम है। और जो आपका ये ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है, तो देखिए इसके एक एक फैक्ट मैंने आपको बताए थे परसों के वीडियो में। तो परसों का वीडियो देख के उसको नोट्स में अपने जो है कॉपी कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न था कि आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है अरुंधति राय ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहां पर आयोजित किए जाने थे, जिन्हें हाल ही में कैंसिल कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया, यानी कि इसका आयोजन इस साल नहीं होगा। तो देखिए ये प्लेस था आपका गोवा। याद रखिएगा कि जो आपका 36वां नेशनल गेम्स यानी कि 36वां राष्ट्रीय खेल था जो कि गोवा में आयोजित होने वाला था, ये कैंसिल कर दिया गया है। और आपको बता दूं गोवा में 20 अक्टूबर 2020 से 4 नवंबर 2020 तक 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी प्रकोप के कारण खेल मंत्रालय ने हाल ही में इसके आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए इससे आपका ही फायदा होगा कि जो आपके ये नेशनल गेम से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले थे एग्जाम में, अब वो नहीं है, मतलब उसके लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अभी बस इतना याद रखें कि इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला था नेशनल गेम्स का, गोवा में, लेकिन कैंसिल हो गया। तो यही एक प्रश्न बनेगा नेशनल गेम से। और दूसरा प्रश्न ये किस संस्था ने AICTE का जो है उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है। तो देखिए उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 को जीता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। देखिए वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में वर्चुअली इस द्वितीय उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार को प्रदान किया, किसको, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को। और आपको बता दूं देखिए जो आपका AICTE है इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा 2019 से जो है उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का जो आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दूं AICTE जो है, ठीक है, यानी कि जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, तो इसके द्वारा जितने भी स्वीकृत संस्थान हैं इंजीनियरिंग के, ठीक है, तो सभी उन संस्थानों में से किसी एक संस्थान को चुना जाता है और उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ था 2019 से, ठीक है। और देखिए इस वर्ष जो आपका ये उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार है, तो इसका विषय यानी कि थीम रखी गई है इंडिया फाइट्स कोरोना। और आपको बता दूं जो आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, तो देखिए इसने समग्र श्रेणी में ये पुरस्कार यानी कि उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है। तीसरा प्रश्न है कि 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। ये कल के समीक्षा अधिकारी के पेपर में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही कुछ प्रश्न मिले थे। देखिए 2025 तक जो है जो आपका प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, ठीक है, तो जहाँ पे आपको सस्ती जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या पहुंचाने का टारगेट रखा गया है 10,500, ठीक है। यानी कि भारत सरकार चाहती है कि भारत में 2025 तक जितने भी भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं उनकी संख्या जो है बढ़े, और इनकी संख्या का टारगेट रखा गया है 10,500। देखिए वर्तमान में पूरे भारत में 6,000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं, लेकिन 2025 तक 10,500 बनाने का टारगेट रखा गया है। देखिए जो आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, तो इसके हालिया बयान के अनुसार सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर क्या रखा है 10,500 करने का लक्ष्य, ठीक है। देखिए मेन टारगेट मंथ क्या है, मार्च 2025। और देखिए नागरिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जो आपका ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, तो इसको जो है लॉन्च किया था PM मोदी ने, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए अगर आपको कोई दवा मार्केट में महंगी मिल रही है तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए भारतीय जन औषधि केंद्रों पर, वहाँ पर आपको 90% छूट मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो दवा आपको मार्केट में 100 रुपये में मिल रही है, यहाँ आपको केवल ये 10 रुपये में मिलेगी, तो आपके पैसे बच जाएंगे और दवा की गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी, क्योंकि वो जो है एक सरकारी मेडिकल स्टोर से मिल रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर होवित्जर तोप प्रणाली में एक दुर्घटना का मामला सामने आया। देखिए आपको बता दूं जो आपका होवित्जर तोप है ये काफ़ी चर्चा में था जब ये लॉन्च किया गया था, और अभी हाल ही में ये फिर से चर्चा में आ गया क्योंकि इसका जो बैरल होता है यानी कि इसकी जो नली होती है, ठीक है, तो वो नली फट गई दागते समय। देखिए अभी हाल ही में इसकी टेस्टिंग राजस्थान के पोखरण में किया गया था, तो परीक्षण के दौरान तोप से गोला दागते ही इसकी बैरल फट गई और इसके पास खड़े 3 विशेषज्ञ जो ये घायल हो गए थे।
देखिए आपको बता दूं 2016 की बात है, नवंबर 2016 में भारत का अमेरिका के साथ एक करार हुआ था इन होवित्जर तोपों के लिए। और इसमें ये तय हुआ था कि भारतीय सेना के लिए 145 M777 तोप जो है ये बनाए जाएंगे और इनकी कुल लागत 5070 करोड़ रुपए होगी। तो उसके बाद इसका प्रोडक्शन चालू हुआ और 2019 के लास्ट में जो है फिर आपकी जो भारत की रक्षा मंत्री थी उस समय, देखिए पिछले साल भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी, लेकिन बाद में इनको जो है भारत का वित्त मंत्री बना दिया गया। तो 2019 में जब ये रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण, तभी जो है इन्होंने इन होवित्जर तोपों की जो पहली खेप थी, पहली खेप क्या मतलब जो पहला प्रोडक्शन हुआ था, तो उसको भारतीय सेना को समर्पित किया था। तो इसकी टेस्टिंग वगैरह भी चल रही है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, ठीक है, तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर जो है स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। देखिए जो केंद्र सरकार है इसने लोगों को 50 लाख रुपए का मतलब जीतने का मौका दिया है। कैसे? देखिए आपको बता दूं जो आपका ये 50 लाख रुपए का इनामी प्रतियोगिता है, तो इस इनामी राशि को जीतने के लिए लोगों को जो है एक ग्रांट ICT चैलेंज प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। और इस चैलेंज को जीतने के लिए लोगों को जलापूर्ति और इसके मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। देखिए भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव, ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, क्योंकि वहां पे वाटर लेवल या तो बहुत नीचे है या तो पहाड़ी इलाके हैं। तो इन सब के कारण जो है वहाँ पे एक आपको ऐसी टेक्निक विकसित करनी है जिससे लोगों को जो है आसानी से जलापूर्ति हो, ठीक है। तो ये डेवलप कर लेते हैं तो आपको 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और ये सभी सिस्टम कहाँ लगाए जाएंगे? ये सिस्टम गांव में लगाए जाएंगे जहाँ पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है तो इसका मुख्य उद्देश्य समेकित जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर और बाहर जल के संरक्षण और उसकी न्यूनतम बर्बादी और उसका अधिक समान वितरण करना है, ठीक है। और देखिए आपका ये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जो है, तो इस मिशन के 5 चिन्हित लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है व्यापक जल डाटाबेस को सार्वजनिक करना तथा जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना। और दूसरा है जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना। तीसरा है अधिक जल दोहित क्षेत्रों सहित कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा जल उपयोग कुशलता में 20% की वृद्धि करना। और पांचवा बेसिन स्तर तथा समेकित जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो ये 5 चिन्हित लक्ष्य हैं इसके राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के। और छठा प्रश्न की हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए फीफा ने अभी हाल ही में जितने भी देश हैं तो उनकी फुटबॉल टीम की रैंकिंग जारी की है। और जो बेल्जियम की फुटबॉल टीम है ये पहले स्थान पर है फीफा के द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में। देखिए आप अगर नोट्स बनाए रहे होंगे अभी प्रेजेंट टाइम में तो एक चीज नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। देखिए इस प्रश्न में संशोधन ये करना है, आपको लिख लेना है प्रश्न के आगे कि सितंबर 2020 में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा, क्योंकि ये सितंबर महीने में जारी हुआ है और आजकल मंथ को जो है आगे कनेक्ट करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे मैं जो मंथली करंट अफेयर का PDF और वीडियो होता है उसमें ये सारे संशोधन कर देता हूँ। देखिए मंथ के लास्ट में मैं उस PDF को वीडियो को क्यों बनाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी संशोधन करने होते हैं, प्रश्न का फॉर्मेट चेंज करना होता है क्योंकि सारी घटनाएं हो चुकी होती हैं और बहुत सारे और भी फैक्ट जो है उसमें जोड़ना पड़ता है, कुछ काट छाट भी होती है और एक आपको एक प्योर मटेरियल मिलता है उस मंथली करंट अफेयर के PDF में, जो कि एग्जैक्ट आपको एग्जाम में वैसे ही हूबहू सारे प्रश्न मिल जाते हैं और सारे फैक्ट भी मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फीफा की ताज़ा रैंकिंग की, जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इसमें फीफा की ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर है, फ्रांस दूसरे, ब्राज़ील तीसरे, इंग्लैंड चौथे, पुर्तगाल पाँचवें, कतर जो है ये 55वें स्थान पर है और भारत 109वें स्थान पर है। देखिए पहले भारत की रैंकिंग 109वीं थी, लेकिन अब जो है पहले भारत की रैंकिंग कितनी थी? 108वीं थी पिछली बार, लेकिन इस बार 109वीं हो गई है। तो फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है? 109वीं है। और देखिए एक डाटा मैं आपको और दे रहा हूँ। देखिए आजकल एक कम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले साल कितना था कौन सी चीज़ और उसके पहले वाले साल क्या था। तो उतना 3 साल पुराना करंट अफेयर तो आप पढ़ेंगे नहीं, बाकी जितनी चीज़ें अगर ऐसी एग्जाम में आ रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जो आंकड़ा है यह है 2018 का।
देखिए 2018 में अपनी सर्वश्रेष्ठ 97वीं रैंकिंग पर था भारत फीफा की रैंकिंग में, और बाद में ये रैंकिंग और ख़राब हुई, तो 2019 में ये रैंकिंग ख़राब हुई और भारत 108वें स्थान पर पहुंच गया, और 2020 में कोरोना से प्रभावित सत्र में 109वें स्थान पर पहुंच गया। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत की जो है फीफा की जो रैंकिंग थी 2018 में ये थी 97, और फिर बाद में 2019 में 108 हुई, फिर अब 2020 में 109 हो गई। तो 97, 108, 109, ये क्रम याद रखिएगा। ये पिछले 3 सालों की रैंकिंग, मतलब पिछले 2 सालों की रैंकिंग और इस साल की रैंकिंग है। और अगर ये पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने जो है रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर 74%, यानी कि 74% कर दिया है। देखिए ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नया नियम है, तो नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के अब जो है भारत में ऑटोमेटिक रूप से 74% तक जो है निवेश कर सकेंगी, और इससे ज़्यादा के लिए जो है सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर 74% तक जो है ऑटोमेटिक रूट से अगर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 74% से अगर 75% ये पे पहुंचे, ठीक है, तो इसके लिए इनको भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। देखिए आपको बता दूं वर्तमान में जो ये विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनको 49% तक निवेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए 8वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो देखिए जिस राज्य में चुनाव होगा वहीं पर शिलान्यास होगा। ये राज्य आपका बिहार है, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और वहीं पर अब सारी परियोजनाएं लॉन्च होंगी। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार राज्य में जो कोसी रेल महासेतु है तो उसके साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित टोटल 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और देखिए कोसी नदी का अगर नाम अगर दिमाग में आता है तो याद रखिएगा कि कोसी नदी को हम कहते हैं बिहार का अशोक, यानी कि सारो ऑफ बिहार। याद रखिएगा कि कोसी नदी को हम कहते हैं बिहार का अशोक। और देखिए एक और नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको हम कहते हैं बंगाल का अशोक। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि किस नदी को बंगाल का अशोक कहते हैं या फिर सारो ऑफ बंगाल कहते हैं, तो वो नदी आपकी है दामोदर नदी। तो कोसी नदी जो है ये आपकी बिहार में स्थित है। देखिए आप बता दूं अभी हाल ही में जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उसमें क्यूली नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। देखिए जो आपका कोसी रेल महासेतु है, महासेतु मतलब बहुत बड़ा होगा, और ये कितना बड़ा है 1.9 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। और टोटल ये एग्जैक्ट इसकी वॉल्यूम में कितनी है 1900 मीटर, ठीक है, मीटर में कितना होगा 1900 मीटर, और किलोमीटर में 1 किलोमीटर 900 मीटर। और देखिए इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है, यानी कि ये 1.9 किलोमीटर लंबा है कोसी रेल महासेतु और 516 करोड़ रुपए में इसको बनाया गया है। और देखिए बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए बिहार पहले अपने बिहार में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा स्थित है। और बिहार देखिए बहुत ही महान संस्कृति रही है बिहार की, वहाँ से बहुत महान लीडर्स निकले हैं, राजेंद्र प्रसाद निकले हैं जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, और बहुत ही महान गणितज्ञ वगैरह भी बिहार में हुए हैं। लेकिन अब बिहार में तो चारा खाने वाले नेता पैदा हो रहे हैं, गाय और भैंस का चारा ही खा जा रहे हैं। देखिए वर्तमान में जो बिहार की गवर्नर है इनका नाम है फागू चौहान, और बिहार की कैपिटल पटना है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। तो वर्तमान में भी ये 3 चीज़ें बिहार के बारे में रखिएगा। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए ये प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर आपकी थी सरबरी दत्ता। देखिए सरबरी दत्ता जो है इनकी मौत भी संदेह के घेरे में आ गई है, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी मौत जो है बाथरूम में हुई थी, ठीक है, तो एक संदिग्ध हालत में ये मृत पाई गई अपनी बाथरूम में। और जो आपकी ये सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है सरबरी दत्ता, इनका निधन अभी हाल ही में कोलकाता स्थित इनके आवास पर हुआ है। और देखिए ये जो है बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी थी। तो उनके पिता कौन थे? बंगाली भाषा के एक लेखक थे अजीत दत्ता। 10वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित टोटल 8 चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो देखिए प्रतिबंध इस समय चीन पर या तो भारत लगा सकता है तो अमेरिका, क्योंकि दोनों से पंगा है अभी।
तो अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित जो है टोटल 8 चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आइए इस प्रतिबंध के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि क्या रणनीति है अमेरिका की, क्यों इसने प्रतिबंध लगाया। देखिए, जो आपका अमेरिका देश है, तो अमेरिका ने हाल ही में चीन के झिंजियांग प्रांत से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित टोटल 8 चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए, अमेरिका का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, इसने ये कहा है स्टेटमेंट में अपने कि जो आपकी ये उत्पाद हैं, इनका उत्पादन जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर का उपयोग करके किया जाता है। देखिए, आपने फिल्मों में देखा होगा कि मजदूर काम कर रहे हैं और पीछे से एक अंग्रेज आ रहा है, उन पर कोड़े बरसा रहा है कि कामचोर जल्दी जल्दी काम कर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार मारपीट कर चीन में काम कराया जाता है, क्योंकि चीन में देखिए लेबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया का। तो वहाँ पे लेबर्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं और उनको पीट पीट के ऐसे चीन वाले काम कराते हैं, इसीलिए आपको चीनी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। देखिए, चीन के प्रोडक्ट हमें सस्ते क्यों मिलते हैं? अगर हमारे यहाँ का एक मजदूर अगर एक बढ़िया मिस्त्री है, तो अगर वो एक दिन में 600 रुपये कमाता है, तो चीन का मिस्त्री जो है वो जो ये 600 में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो काम जो है 100 रुपये में ही कर देगा। नहीं करेगा तो कोड़े बरसा के पीटे जाएंगे, ठीक है, बढ़िया से उनकी कुटाई होगी। तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है और चीन में कुछ इसी प्रकार दादागिरी चलती है। अभी आपने देखा होगा चीन ने जो है एक कब्रिस्तान को खोद कर वहाँ पे शायद पता नहीं क्या शौचालय वगैरह बना दिया था, और उसके और पाकिस्तान इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता चीन से कि भैया तुमने क्यों कब्रिस्तान को तोड़ दिया है, तुमने मस्जिद को क्यों तोड़ी, और वहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं उन पर क्यों अत्याचार कर रहे हो। क्योंकि देखिए, लगभग कहा जाए तो चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है, क्योंकि इतना कर्जा दे दिया है कि ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी अगर पाकिस्तान कर्जा चुका है तो चीन का कर्जा वो नहीं चुका पाएगा। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि पाकिस्तान का विलय चीन में होना है एक न एक दिन, क्योंकि अभी देखिए चीन की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो वो जो है मैक्सिमम चाइनीज़, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बहुत हाई प्रोफाइल न्यूज़पेपर है पूरी दुनिया का, तो उसमें लिखा था कि जो चीनी अधिकारी हैं वो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, क्योंकि वन बेल्ट वन परियोजना जो नहीं है आपकी, वन बेल्ट वन रोड वाली परियोजना, तो उसमें जो है चीन के जो ऑफिसर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो वहाँ पे ऐसे ही विवाह कर ले रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों से। और पाकिस्तान में वैसे ही भूखमरी है, एक पाकिस्तानी लड़का जो है बिल्कुल भिखारी के तौर पर हो गया है। इंडिया में तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे लोग अच्छी खासी लाइफ काट ले रहे हैं। पाकिस्तान के लड़कों के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो उनको खिला पिला पाए ज़िंदगी में, तो शादी क्या करेंगे उनसे। तो इसीलिए पाकिस्तानी लड़कियाँ जो है ये चीनी ऑफिसर से शादी कर रही हैं। तो ये खैर एक अपडेट है। देखिए, आप द हिंदू पढ़ा कीजिए, द हिंदू से मैं सारे न्यूज़ कवर करता हूँ और आपको भी पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, भले ही वो अंग्रेजी में होता है, कुछ तो समझ में आएगा। तो देखिए, अमेरिका का ये आरोप है कि चीन जो है ये अपने सामानों को अमेरिका में आयात करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमज़ोर कर रहा है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब बात कर लेते हैं हम आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए, एक चीज़ और बता दूं, अभी मैंने जो रेलवे का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, तो अब तक 15 वीडियो हो गए हैं, और कल तक टोटल 14 वीडियो थे, और इन 14 वीडियो से कल के एग्जाम में मतलब कमाल हो गया, बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो विज्ञान वगैरह प्रश्न ऐसे हूबहू आ गए थे। तो आप भी उन प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखिए जीएस और करंट अफेयर सारे एग्जाम में लगभग सेम होता है। पहला प्रश्न आज का आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? उत्तर बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता? इसका आंसर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की किस क्रम की बैठक आयोजित की गई? उत्तर बताइए। किसकी लीडरशिप में ये बैठक आयोजित की गई, ये भी आपको बताना है। और एक चीज़ और बताना है, देखिए जो आपका ब्रिक्स है, तो BRICS, ठीक है, तो ये ब्रिक्स का पूरा नाम है। तो आपको बताना है कि ब्रिक्स में ये जो 5 अक्षर हैं ये कौन कौन से देशों के हैं, ठीक है। देखिए, हर देश के नाम से इसमें पहला अक्षर लिया गया है। तो ब्रिक्स कितने देशों का एक समूह है और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ये आपको बताना है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बाबू सिवान का निधन हो गया, ये क्या थे? उत्तर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? उत्तर बताइए। देखिए, कल का वीडियो जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और कल के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा, और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बाकी फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और जो टेस्ट सीरीज चलती है शाम को 9 बजे, ठीक है, तो शाम को 9 बजे वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और रेलवे के लिए कर रहे हो तो आपके लिए मच बेटर है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।